Very good evening and welcome back to my YouTube channel Learn with Joyita. I hope you all are doing well. So it's a very long gap we are meeting. So first of all, I would like to address one question which is asked by Ravi Shetty related to my last session, section 498A IPC, and the question is asked is very beautiful, that educated woman has misused section 498A IPC and also files section 125 CRPC for maintenance, and it's also a failure on the part of the husband to prove that the wife having affair with someone else. So my dear friend Ravi Shetty, first of all I would like to address your one word. It is not only the educated woman which is misusing. The particular word is very wrong, Look, everything has its black side and white side. Yes, misuse is going through of section 498A IPC. Definitely there is misuse of this, and I have discussed in my last session 2 or 3 cases regarding that, and not only you and me, our legislature, our Supreme Court and lots of High Court are also observing the misuse, and they are also concerned about that. Section 498A IPC is such a section that can be easily misused by anyone, and which is going through in society nowadays. So rest, there are lots of judgment from the Supreme Court, High Court, and even from the lower court also, and there is a reformation. And if you go through the particular case Arnesh Kumar versus State of Bihar, where you can find that there is judicial reformation about the misuse of the particular section. वहाँ पे जो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए गाइडलाइंस भी दिए गए हैं, एंड देयर इज एम्प्टी ऑफ केसेस यू कैन फाइंड जहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि सेक्शन 498A IPC को ऑब्वियसली गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. तो भैया पहले तो बात है, ये एजुकेटेड वुमेन का सवाल नहीं है. एजुकेटेड वुमेन का सवाल नहीं है. पहली बात, शब्द ये यहाँ पे एजुकेटेड वुमेन नहीं है, शुड नॉट बी यूज्ड. देन आता है आपका सेक्शन 125 CRPC. तो भैया इसमें हम बोलेंगे कि देखिए सेक्शन 125 CRPC अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन 125 CRPC वहीं पे इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे मेंटेनेंस की बात आती है. मतलब 498A IPC एंड 125 CRPC आर डीलिंग विथ कंप्लीटली सेपरेट एरिना. एक क्रुएल्टी के साथ डील कर रहा है जहाँ पे एक मेंटेनेंस के साथ डील कर रहा है. ठीक, हाँ, एज ए प्रैक्टिसिंग इन प्रैक्टिस इट इज़ यूज्ड. ये प्रैक्टिसिंग में प्रोसीजर एज ए प्रोसीजरल ये यूज़ किया जाता है कि हाँ 498A IPC तो 125 या 125 एक ऐसा चीज़ है, सेक्शन है जिसको आप सेक्शन 13 के साथ भी वाइफ लगाते हैं. ठीक है, अब ये देखिए कि आपका जो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि फेलियर ऑन द पार्ट कि हम प्रूफ नहीं कर पाते कि वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फेलियर ऑफ एविडेंस है. फेलियर ऑफ एविडेंस है ये. यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि अगर आपके पास पक्के सबूत हो तो आप प्रूफ ना कर पाओ. तो एविडेंस आपके पास उस हिसाब से होना पड़ेगा जिस हिसाब से एविडेंस एक्ट बोलते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड और एसेंशियल एविडेंसेस अगर आप देते हैं, अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि अनचेस्टिटी ऑफ द वाइफ, इफ द अनचेस्टिटी ऑफ द वाइफ कैन बी प्रूव्ड, तो आपका 125 CRPC तुरंत बंद हो जाएगा. ये प्रोविजन आपका 125 CRPC में ही दिया गया है, बट यू हैव टू प्रूव
तो यहाँ पे जो आपका 3-4 जो सेक्शन का आप बात बोल रहे हैं कि 498A IPC, yes there is misuse but there is judicial reformation also, and secondly 125 CRPC, that is a completely separate arena which is dealing with maintenance, and thirdly it is on the part of the husband to collect necessary required evidence which he can adduce in his case to prove the unchastity of the woman. अगर वो प्रूफ कर देता है तो वो 125 CRPC उसकी तुरंत शट डाउन हो जाएगी। यहाँ पे एविडेंस की फेलियर है, प्रूफ नहीं कर पाना किसी और की गलती नहीं है, एविडेंस की फेलियर है। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर सोशल इविल which is impacted the society very large। तो क्या होता है कि कुछ सोशल इविल्स ऐसे हैं जिसको डील करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को अक्सर क्या किया गया है, अनदेखा किया गया है कि चलो भैया चलते देते हैं। जैसे 498A IPC, उसका एकदम आप मान लीजिए कि एकदम समान तरीके से चलने वाला ऐसा ही एक सोशल इविल है डाउरी डेथ, 304B IPC। अब यहाँ पे क्या होता है कि वुमेन को in my last session also I have discussed this कि since time immemorial वुमेन को हमेशा से टॉर्चर किया गया है, वुमेन को हमेशा से टॉर्चर किया गया है। मारपीट करना, झगड़ा करना, क्रूएल्टी करना, डाउरी डेथ करना, ये सब वुमेन के साथ होते चले आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर ये चीज़ सुनते हैं कि हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं कि भाई एडजस्ट कर लो, तुम्हारा घर अभी वही है। दिस इज द कंप्लीट माइंड सेट, यू नो, एंड ड्यू टू दिस माइंड सेट ये जो सोशल इविल है ये धीरे धीरे बड़ा होते गया, पनपता गया, अपना टेंटकल्स वो बिखेरता गया, तब जाके इसने एक सोशल इविल का रूप लिया। ये ऐसा बात नहीं है कि तुरंत बन गया, नहीं, फटक से नहीं बना है, बहुत जल्दीबाजी से नहीं बना है। ये धीरे धीरे जब इस चीज़ को इग्नोर किया गया तब जाके ये चीज़ें एज ए सोशल इविल बाहर आई, और जब उसको रोकने के लिए कानून ने नए नए प्रोविज़न बनाए। ठीक, तो भैया अब हम आते हैं 304B IPC, दैट इज डाउरी डेथ। तो पहले तो हम लोग सब जानते हैं कि डाउरी क्या है। डाउरी क्या है, यह दहेज क्या है ये हम जानते हैं, और दहेज इम्प्लाइडली भी हम लोग जानते हैं कि दहेज को मांगा कब जाता है, क्यों जाता है, इस सारी चीज़ों की ज्ञान अपने पास है। तो वहाँ पे कुछ क्लियरली खोल के बोलने की आवश्यकता नहीं है कि डाउरी किस टाइम पे मांगा जाता है, किस से मांगा जाता है, ये इम्प्लाइड है। एंड सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते गए हैं उसमें डाउरी डेथ एक है, जिसको कई पार्ट ऑफ इंडिया में एज ए यू नो ट्रेडिशन ले लिया गया है, एज ए ट्रेडिशन ले लिया गया है कि हाँ ये तो देना ही तय है कि शादी हो रहा है तो दहेज तो देंगे ही देंगे। दहेज देना एक प्रथा के हिसाब से उसको मान्यता प्राप्त हो चुकी है कि आपका शादी होगा तो दहेज देना तो तय है। और दहेज मांगा कब जाता है, शादी के वक्त, जब शादी तय होता है उस ड्यूरेशन, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, ये 3 समय में डाउरी का बात होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डाउरी डेथ के वजह से जो केसेस बढ़े वो इमेंस नंबर ऑफ केसेस आए कि दहेज के लिए औरतों को मार दिया गया, जला दिया गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो ये एक सोशल इविल हो गया। तब जाके क्या हुआ कि वहाँ पे उसको वुमेन को प्रोटेक्शन, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शंस
इंसर्टेड किए गए हैं आईपीसी में। तो सेक्शन 304 बी आईपीसी was inserted by 1986 Amendment Act in IPC. ये जो 498A IPC एंड सेक्शन 304B IPC, ये दोनों वुमेन एम्पावरमेंट सेक्शन है, जिसको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही इंसर्ट किया गया है। सो दैट वाई दिस टू सेक्शन आर जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक मीन्स वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए ही ये दोनों सेक्शन बनाए गए हैं। अच्छा, अब ये है कि डाउरी एक ऐसा सोशल इविल है, एक ऐसा रूप ले लिया है, इट्स अ सच काइंड ऑफ सोशल इविल कि इंडिया के बहुत पार्ट में लड़की पैदा होने से लोग डर जाते हैं या लड़की पैदा करना ही नहीं चाहते हैं कि भैया लड़की पैदा हो गई तो दहेज देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्टिंग द सोसाइटी। बिगॉट लड़की गर्ल चाइल्ड बिगॉट करने में लोग डरते हैं कि भैया लड़की पैदा हो गई तो मतलब जैसे ही पैदा हुई तभी से वो लोगों के अंदर में डर होता है कि शादी कराएंगे तो दहेज देना पड़ेगा, और दहेज पता नहीं कितना होगा। और कुछ लोग तो बिगॉट करना ही नहीं चाहते हैं कि लड़की पैदा हो गई तो बहुत बड़ी समस्या है। इस तरीके से हो गया डाउरी की वजह से। अब देखिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1961। इट्स बेसिक ऑब्जेक्ट, ये एक्ट बनाया ही गया था, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को बनाया ही गया था विद द बेसिक मोटो, बेसिक ऑब्जेक्ट उसका क्या था, टू प्रिवेंट द सोशल इविल ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी, कि दहेज लेना देना दोनों को, ये जो एक सोशल इविल बना है उसको स्टॉप किया जा सके, उसके लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। बट ये एक्ट का जो पनिशमेंट था वो इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था, टूथलेस एक्ट जिसको हम बोल सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट उसमें नहीं था, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पे असफल रहा इस सोशल इविल को प्रोटेक्ट करने में। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को वापिस से 1984 में अमेंड किया गया। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज अमेंडेड अगेन in 1984, in which the dowry was made cognizable offense. Cognizable offense means ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये आपका सेक्शन 41 सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के साथ रिलेटेड है। एंड द पेनल्टी वाज मेड मोर स्ट्रिंजेंट। पनिशमेंट जो था उसके डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1984 में जब अमेंडमेंट होके आया, उसमें उसका डाउरी दहेज के लिए जो पनिशमेंट था उसको थोड़ा सा रिफॉर्मेशन किया गया, उसको थोड़ा सख्त बनाया गया, और साथ में क्या किया गया, साथ में उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस का दर्जा दिया गया कि अगर आपके खिलाफ दहेज की कोई भी कंप्लेंट जाती है तो तुरंत पुलिस के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकता है एक्यूज्ड को, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है उसको तुरंत अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया। And many other significant changes also made in the particular act, that is Dowry Prohibition Act 1984. After the Dowry Amendment Act in 1986, dowry death was made an offence. उसके बाद भी 1986 में जैसे 304 बी आईपीसी भी उसी टाइम में इंसर्ट हुआ, आईपीसी में 304 बी आईपीसी भी इंसर्ट हुआ, साथ में जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसको भी और अमेंडमेंट किया गया 1986 में, और उस टाइम में दहेज को ऑफेंस का दर्जा दिया गया। ऑफेंस मतलब
जिसके लिए पनिशमेंट तय किया गया है। ठीक, अब क्या होता है कि देखिए कि जो सेक्शन 304B आईपीसी है उसको 498 आईपीसी से भी, क्रुएल्टी से भी मोर स्ट्रिंजेंट बनाया गया, ज़्यादा सख्त बनाया गया। ठीक, ताकि ये जो डाउरी वाला जो सिस्टम है, दहेज वाला जो सिस्टम है, इसको रोका जा सके। लोग जो डरते हैं कि लड़की बच्चा हो गया अब हम क्या करें, या हम लड़की बच्चा होते हैं तो हम पैदा ही नहीं करना चाहते हैं, इस टाइप का जो एक लोगों की मानसिकता हो गई है, ये चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, दहेज लेना देना इसको ख़त्म किया जा सके। और साथ ही साथ में सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी डाउरी डेथ, दहेज के लिए किसी की मृत्यु हो जाती है। पता नहीं कितने वुमेन को ओनली बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर दहेज मार दिया गया। और हो सकता ऐसा कोर्सिव, ऐसा एडवर्स सिचुएशन उसके मैट्रिमोनियल होम में पैदा कर दिया गया जिसके वजह से आइदर शी हैज कमिटेड सुसाइड और she is going through a very tough mental condition to fight with all these situation। जिंदगी भर आइदर तो झेलती गई या तो सोची कि अपना लाइफ ही खत्म कर दो, इसे जिंदगी से अच्छा। अब देखिए जो टर्म डाउरी है इसको आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। If we come to the particular section that is 304B IPC, यहाँ पे हम सिर्फ इतना देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो लिखा है 304B की एक्सप्लेनेशन जो है उसमें क्या लिखा गया है। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सबसेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। 1961 में जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसका सेक्शन 2 में डाउरी का जो मीनिंग है उसी मीनिंग को आईपीसी भी कंसिडर कर रहा है, उसी मीनिंग के साथ आईपीसी भी डाउरी को ग्रांट करके चल रहा है। ठीक, अब सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी को किस हिसाब से डिफाइन किया गया है, किस हिसाब से बताया गया है। डाउरी हैज बीन डिफाइंड एज एनी प्रॉपर्टी or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly by one party to the marriage, to the other party to the marriage, or by the parent to the party to the marriage, or other person to either party of the marriage, or to any other person at or before any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाउरी क्या है। सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डाउरी क्या है। डाउरी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मान लीजिए आपका चेक, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है जिसको गिवन है और एग्रीड टू बी गिवन है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी दिया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है। किसको? शादी में जो दो पार्टी होते, दो पार्टी कौन? एक लड़का पार्टी, एक लड़की पार्टी। तो लड़का एक पार्टी मतलब लड़की पार्टी ही लड़के को दे रही है। अब भैया लड़के पार्टी क्यों मांगते हैं दहेज? तो पहली बात तो ये होती है कि हमारा लड़का को हमने पढ़ाया लिखाया। ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, सरकारी नौकरी करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे कुछ भी जो भी, अगर वो हाईली पोजीशन में है, अच्छा पोजीशन में है, तो मतलब वो ज़्यादा डाउरी देगा। इस टाइप की एक मानसिकता है। ठीक, दूसरा क्या है कि ट्रेडिशन के तौर पे माना गया है। तो कौन दे रहा है दहेज? हमेशा लड़की पक्ष ही लड़के पक्ष को दहेज देता है। कैसे डिफाइन किया है? डाउरी हैज़ बीन डिफाइंड एज एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन
जो अभी तय है कि दिया जाएगा, अभी दे रहे हैं, या तय किया गया है कि इस टाइम तक हम दे देंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम जो सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे शब्द डिमांड नहीं लिखा गया है। दहेज की मांग, डिमांड मतलब मांग, मांग शब्द यहाँ पे नहीं आया है। गिवन और एग्रीड टू बी गिवन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1998 सुप्रीम कोर्ट। भैया उन्होंने देखिए ये डिमांड वाला शब्द को पकड़ लिया और उसी के साथ वो आगे बढ़ गए केस लेके। द वर्ड एग्रीमेंट इज देयर एंड इन एग्रीमेंट देयर इज कंसेंसस एडिडम बट डिमांड इज ऑलवेज वन साइडेड। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि डिमांड शब्द तो है नहीं, जो सेक्शन 2 का बात हम लोग कर रहे हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिमांड जैसे शब्द ही नहीं है। वहाँ पे शब्द क्या है कि गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, मतलब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब एग्रीमेंट होता है मतलब कंसेंसस एडिडम है, मतलब दोनों पक्ष राजी होके सोच के समझ के मान के फिर इस चीज़ को दिया जाता है। तो डिमांड शब्द तो नहीं है, तो डिमांड शब्द हमेशा एक साइडेड होता है, ओनली वन साइडेड होता है, मांग कोई एक करता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सेक्शन हम लोग डिमांड ऑफ डाउरी में भी लगा सकते हैं, डिमांड फॉर डाउरी की दहेज के मांग में भी हम लोग 304B को अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि ठीक है भैया, अब जो बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट लिखा है सही है, द वर्ड एग्रीमेंट इज विद कंसेंसस एडिडम, मीन्स देयर इज कंसेंसस एडिडम कि हाँ दोनों जने माने हैं, डिमांड की शब्द नहीं है। बट व्हेन वी गो थ्रू सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, देन टेकिंग द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, द वर्ड डिमांड इज इम्प्लाइड। यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर हम ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन को देखते हैं, सेक्शन 3 और 4, 3 and 4 ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में अगर हम जाते हैं, उसका स्टैट्यूट का ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन देखते हैं, तब हम लोगों को समझ में आता है कि मांग या डिमांड शब्द जो है वो वहीं पे इम्प्लाइड है। सो वेन एवर देयर इज डिमांड ऑफ डाउरी, इट इज इम्प्लाइड बाय द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एज वेल एज एनी ऑफेंस विच कंसर्न्स डाउरी। तो मतलब डाउरी जहाँ पे आएगा तो वही इम्प्लाइड है कि वहाँ पे डिमांड है। ठीक, उसके बाद ऐसा दूसरा एक केस और आया, एपी वर्सेस राजगोपाल असावा 2004 सुप्रीम कोर्ट, डिमांड इज इम्प्लाइड इन गिवन और एग्रीड टू बी गिवन डाउरी एज पर सेक्शन 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड ऑल्सो डाउरी कैन बी गिवन एट 3 stages, बिफोर, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। डाउरी कौन से 3 समय में दिया जाता है? ये पहला तो होता है कि बिफोर मैरिज, कि जब आपकी शादी तय हो रही होती है उसी टाइम डाउरी की मांग होती है, दहेज की मांग होती है। दूसरा होता है कि जब एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हो रही होती है, और आफ्टर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 304B IPC डायरेक्टली। Dowry death. The heading is dowry death. Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon after her death, she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such dowry shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her
डेथ। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, सेक्शन का अगर हम 304B का सबसेक्शन 1 देख रहे हैं, वुमेन का डेथ किस तरीके से हो रहा है, बाण से जला के, और बॉडीली इंजुरी, और occurs otherwise than under normal circumstances। जो नॉर्मली डेथ है उससे अननेचुरल डेथ है, एकदम ऑपोजिट अननेचुरल डेथ है। विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, ये 7 years, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज होना पड़ेगा। एंड इट इज शोन, इस शब्द को आप मार्क कर लीजिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, एकदम उसके उस वुमेन की मृत्यु से पहले, शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हेरसमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डाउरी, सच डेथ शेल बी कॉल्ड डाउरी डेथ एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शेल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। ओके, एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देख ही लिया है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। पनिशमेंट क्या है, 7 years which shall not be less than 7 years, 7 साल से कम नहीं है, but which may be extend to imprisonment for life। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस में जाए तो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑफेंस में जाए तो ये सेशन ट्रायबल केस है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, कि 304B की इंग्रेडिएंट्स क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ 304B 304B। एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या, After going through the particular section, we can find that the essential ingredients क्या क्या है, death should be caused by burns or bodily injury or by any other circumstances other than natural। burns, bodily injury जो नेचुरल मृत्यु है उससे एकदम ऑपोजिट है, अननेचुरल डेथ है, सिंपल वर्ड अननेचुरल डेथ है। दूसरा क्या है, डेथ मस्ट ओकर विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, विद इन द 7 years ऑफ मैरिज। थर्डली, थर्ड इंग्रेडिएंट, इट मस्ट बी रिवील्ड दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज एक्सपोज टू क्रुएल्टी और हेरसमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी अदर रिलेटिव। एंड लास्टली, द क्रुएल्टी और हेरसमेंट ऑन हर should be in connection with the demand for dowry। ये जो harassment और cruelty है वो किसी और चीज़ के लिए नहीं, डिमांड डाउरी के मांग के लिए, दहेज की मांग के लिए ही है, और उसी से रिलेटेड डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट कॉजल कनेक्शन है डेथ के साथ, तब हम 304B में आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलेंगे वेरियस कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं कि हम लोग डाउरी के दिए हैं, देते दहेज, ये आया कहाँ से है। पहला तो जैसे है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, भाई हमने मान लिया है कि दहेज एक प्रथा है, एक प्रथा नहीं है, एक कुप्रथा है। दहेज एक कुप्रथा है जिसको हम मान लिए कि शादी होगा तो दहेज देना है। दूसरा है कि जो वही अगर अच्छे पोजीशन में लड़का है तो डिमांड, डाउरी डिमांड करते हैं। और कहीं कहीं पे ये लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, जहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि भैया अगर हम लोग ज़्यादा दहेज देंगे या ज़्यादा दहेज लेंगे तो हमारी सोशल रेपो बन जाएगी, हमारी सोशल रेपुटेशन बिल्डअप हो जाएगी। और कहीं कहीं पे इलिटरेसी का मैटर है कि हाँ वो यहाँ से चले आ रहा है कि दहेज एक देना ही होता है, तो दहेज के तरीके से ही चल रहा है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कि अननेचुरल डेथ क्या क्या हो सकता है। अननेचुरल डेथ कैन बी ऑफ 3 टाइप, फर्स्टली मर्डर, दूसरा सुसाइड और तीसरा एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की बात तो 304B IPC में आ ही नहीं सकता, तो ये रूल्ड आउट हो गया।
तो ये डेथ जो है whatever the cause of the death, it should be either suicide or murder, because as per the section the death should be otherwise than under normal condition. अननेचुरल डेथ है तो अननेचुरल डेथ में आइदर तो ये मर्डर होगा या तो फिर ये सुसाइड होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कि ये 7 साल क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग बार बार 7 साल की बात कर रहे हैं, 7 साल क्यों जरूरी है। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस और कोट सम ऑफ द केसेस। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह 1991 सुप्रीम कोर्ट, period of turbulence which happened in married life during the 7 years of marriage is stabilizes. It is supposed that they are settled down in their life. ये इसलिए 7 ईयर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बोला है कि जो 7 साल का पीरियड है कि पहले पहले थोड़ी बहुत खटपट, ये हम लोग भी मानते हैं कि हाँ कि पहले पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव ये सब चलता रहता है, लेकिन 7 साल का पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब सेटल डाउन होके वो लोग अपने मैरिड लाइफ में खुशनुमा ज़िंदगी से गुजर जा रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए ये 7 साल का पीरियड को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। सेकंड केस, रतन लाल वर्सेस एमपी 1994 सुप्रीम कोर्ट, वेयर द सेम वर्जन ऑफ द प्रीवियस case has been taken by the Supreme Court. Then Satyanand versus PP, Andhra Pradesh High Court 2004 Supreme Court, where it was held that 7 years is important. If the marriage is beyond 7 years, then 304B will not apply. 7 ईयर इसलिए ज़रूरी है कि ये 7 साल का जो गैप अगर इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं, कोई भी कपल जो मैरिड कपल है उन्होंने अगर 7 साल का जो पीरियड है इसको क्रॉस कर लिया है तो डेफिनेटली दे आर इन ए स्टेबल पोजीशन और उन्होंने अपने मैरिड लाइफ के साथ आगे बढ़ना शुरू कर लिया है। अनदर केस, कृष्ण लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट, वेयर इट वाज हेल्ड दैट बियॉन्ड 7 ईयर देयर इज रिमोट चांसेस ऑफ डाउरी डेथ। मतलब ये 7 साल के बाद डाउरी डेथ की, दहेज के मांग के लिए मृत्यु की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है देखिए सबसेक्शन 1 में, soon before her death, soon before, it is as it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband. Soon before her death से क्या मतलब है? Soon before her death has become the eye stone in many cases. Soon before her death को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन दिया गया। जैसे 7 साल की इम्पॉर्टेंस है वैसे ही soon before her death की इम्पॉर्टेंस है। I would like to quote 2-3 cases in this regard. State of Andhra Pradesh versus Rajgopal Asawa 2004 Supreme Court, you cannot fix up a time for soon before. It is hazardous to fix any time period. Soon before is a relative term and it depends on the circumstances on the case, and no straitjacket formula can be laid down as to constitute soon before her death. अब कौन सा पीरियड soon before her death को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। आप नहीं बता सकते कि हाँ soon before, और हमने तो तारीखें यहाँ पे लिख के रखे हैं डायरी में कि हाँ उस तारीख को, उस दिन में, इस समय में, शाम को, दोपहर को उन्होंने हमारे साथ खराब व्यवहार किया था, क्रूएल्टी हुआ था, मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ था, डाउरी की मांग हुई थी। हमको नहीं पता, हो सकता है उस समय से लेके बहुत बाद भी मेरे साथ ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती गई soon before her death। इसके लिए हम कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हम लोग नहीं ले सकते। soon before her death at any of the during the 7 years of period of 7 years, यहाँ पे किसी भी वक्त अगर उस वुमेन के साथ हैरेसमेंट या क्रूएल्टी हुई है,
दहेज की मांग के लिए और उसके बाद उसकी किसी भी तरीके से डेथ हुई है इन अननेचुरल कंडीशन, तब इसी को डाउरी डेथ में कंसिडर किया जाएगा। वन मोर केस, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो टी अरुण ज्योति वर्सेस स्टेट 2006 Supreme Court. Soon before normally implies that there is not a very long interval. It was also held that if the incident of cruelty is so remote that it was became stale in the mind of victim, then it is not soon before. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि soon before का मतलब बहुत लंबा इंटरवल नहीं है। डेथ और मेरे साथ क्रुएल्टी हुई, इस दोनों पीरियड के बीच में बहुत लंबा इंटरवल नहीं है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी 2005 में तय हुई, उसी ड्यूरेशन में हो सकता है कि क्रुएल्टी वगैरह जो दहेज की मांग के लिए सब चला, हैरेसमेंट हुआ। अब इन्होंने 7 साल के पीरियड के बाद 5 और 6, 7, 8, 9, 10, 11 के 7 साल देख के भाई अभी इनकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण अननेचुरल डेथ हो जाती है। तो इसको हम लोग नहीं मान सकते कि सुन बिफोर हर डेथ, बिकॉज हो सकता है कि वो जो 2005 में शादी तय हुई थी, जिस टाइम में उस वुमेन के साथ क्रुएल्टी हुई थी, दहेज के मांग को लेके कोई हैरेसमेंट हुआ था, हो सकता है उस टाइम का जो क्रुएल्टी था वो उसके माइंड में रिमोट हो गया है, बहुत पुरानी बात हो गई है, उसके दिमाग से चली गई होगी। तो ये यहाँ पे हम कॉजल कनेक्शन नहीं दिखा सकते हैं कि हाँ ये इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हाँ, लगातार चला आ रहा है, देन देयर इज कॉजल कनेक्शन डेफिनेटली। लगातार मेरे ऊपर इसी बात को लेके मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, मेरे ऊपर क्रुएल्टी हो रही है, मेरे ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है, देन देयर इज कॉजल कनेक्शन एंड इट इज सून बिफोर हर डेथ। इट इज सून बिफोर हर डेथ। Then, in other words, suppose the cruelty for which the woman committed suicide happened 7 or 8 months back, but cruelty kept on rankling on her mind and she was troubled and tormented by the act of cruelty. In other words, that act of cruelty does not become stale in her mind, that then it is soon before her death. अगर उसके दिमाग से ये बातें चली गई, मान लीजिए 1 साल पुरानी बात है, उस टाइम में कुछ ड्यूरेशन, शादी के पहले कुछ ड्यूरेशन उसके ऊपर क्रुएल्टी, टॉर्चर ये सब हुआ, बाद में धीरे धीरे सब समझ गए एंड उसके दिमाग से भी ये बातें चली गई कि कोई भी डाउरी डिमांड जो स्टेल हो गई उसके माइंड में, ये सब खत्म हो गई उसके माइंड में और चीज़ें नहीं है, तब इस चीज़ को हम लोग कॉजल कनेक्शन में सुन बिफोर हर डेथ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो क्रुएल्टी उसके दिमाग में रह गई, अगर वो चीज़ें उसके दिमाग में रह गई और वो उसी वजह से हमेशा मेंटली प्रॉब्लम में रही है, मेंटली टॉर्मेंटेड रही है, इसके दिमाग में ये बातें अभी तक स्टेल नहीं हुई है, बहुत पुरानी नहीं हुई है, ये बातें अभी भी इसके दिमाग में सजग है और उसी टाइम में उसकी मृत्यु होती है या वो सुसाइड करती है, देन इट इज़ डाउरी डेथ, देन इट इज़ सुन बिफोर हर डेथ, बिकॉज उसके दिमाग में ये टॉर्मेंटेड है, इसके दिमाग में अभी भी वो बातें ताज़ा है। नेक्स्ट केस, Hiralal versus NCT Delhi 2003 Supreme Court. Cruelty should neither be too stale nor too old so as to make her forget that act. बहुत पुरानी क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, वही एक ही बात है कि वो बातें पुरानी हो गई है, 2 साल 3 साल पहले की बात है, अभी उसके दिमाग में चल ही नहीं रही है। ये जो डाउरी डेथ वाला कनेक्शन है कि ये मृत्यु का कनेक्शन डाउरी के साथ डायरेक्टली होना पड़ेगा, देन इट इज डाउरी डेथ। ये क्रुएल्टी और हैरेसमेंट शुड बी डायरेक्टली हैव द कॉजल कनेक्शन विद द पर्टिकुलर डेथ। दहेज के लिए मृत्यु, तो दहेज और मृत्यु में एक डायरेक्ट कॉजल कनेक्शन होना पड़ेगा, बहुत रिमोट कनेक्शन नहीं, एकदम सीधा सीधा कनेक्शन। ये क्रुएल्टी, हैरेसमेंट सब इसी वजह से हो रही है जिसके वजह से उसने सुसाइड किया, ये यहाँ तक होना चाहिए, देन इट इज
dowry death, then only can section 304 IPC be invoked. Okay, otherwise ये 304B IPC में इन्वोक नहीं हो, 304B IPC में वहाँ पे नहीं आएगा। तो हम लोग कहाँ तक समझे कि ये जो डाउरी डेथ है 304B IPC है, इसका डायरेक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा 304B IPC? दहेज के लिए हत्या। आई एम सॉरी, आई एम अ बिट वीक इन हिंदी। डाउरी डेथ। तो यहाँ पे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट्स क्या देखें कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की मृत्यु होनी पड़ेगी वुमेन की मृत्यु कैसे? आइदर तो बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ 3 कंडीशन में हो सकती है। अननेचुरल डेथ 3 टाइप में हो सकती है, एक्सीडेंट, सुसाइड, मर्डर। तो एक्सीडेंट की बात तो भैया 304B IPC में आ ही नहीं सकती, तो एक्सीडेंट रूल्ड आउट हो गया। ओनली क्या बचा? आइदर इट कैन बी मर्डर और इट कैन बी सुसाइड। सेकेंडली यहाँ पे क्या है? सून बिफोर हर डेथ शी इज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरासमेंट फॉर डिमांड ऑफ डाउरी। मतलब क्या है कि इसकी जो मृत्यु की वजह है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किसके लिए? दहेज की मांग के लिए मृत्यु है। जो क्रुएल्टी और हैरेसमेंट है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ डिमांड फॉर डाउरी। यहाँ पे डिमांड फॉर डाउरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दहेज की मांग के वजह से सारे हैरेसमेंट, सारे क्रुएल्टी हो रही है। बाय हुम? बाय द हस्बैंड और एनी ऑफ द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, जिसके वजह से आइदर उसने सुसाइड की या तो उसको मर्डर कर दिया गया। तब जाके 304B IPC अप्लाई होती है। सेकेंडली सून बिफोर हर डेथ मतलब क्या होता है? सून बिफोर हर डेथ मतलब कि ये जो क्रुएल्टी और हैरेसमेंट है ये बहुत स्टेल भी नहीं होना चाहिए, बहुत रिमोट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बहुत पहले की बात है, आज के दिन में उसके दिमाग में ऐसी कोई बातचीत ही नहीं चल रही है फिर भी उसने सुसाइड कर ली। भैया उसने मान लीजिए कि वुमेन ने अपने पति से डिमांड की कि आज हमको पिक्चर दिखाने ले जाओ। पति बोला कि भैया आज हम अपने पास बड़ा काम है, 1 महीने तक तो हमको बोलना मत कि हम कहीं बाहर घुमाने ले जाए। तो ठीक है हम सुसाइड कर लेंगे। एंड शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। देन देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन फॉर द डिमांड ऑफ डाउरी और then there is no direct connection for any kind of cruelty or something else। ठीक, यहाँ पे आप 304B अप्लाई नहीं कर सकते। Why? Because the causal connection of that and why she has committed suicide, ये दोनों चीजें बहुत अलग हो गई हैं। गुस्सा आया, सुसाइड कर लिया, जाओ तुम हमसे प्यार नहीं करते, हम सुसाइड कर लेते हैं, तब हम 304B IPC को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस को आज देखे जहाँ पे 7 इयर्स का इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है कि 7 इयर्स पीरियड जो एक है ये इतना लंबा पीरियड है। हो सकता है इस पीरियड में जो टार्बुलेंस है, जितनी भी मैरिड लाइफ में होती है, जितनी भी टार्बुलेंसेस है वो स्टेबिलाइज हो गया है। एंड 7 साल पीरियड क्रॉस ओवर होने के बाद सारे मैरिड कपल एक धारणा होती है कि हाँ 7 साल के पीरियड्स के बाद ये एक नॉर्मल गो विद द फ्लो में चल रहा है, एक नॉर्मल कंडीशन में मैरिड लाइफ चल रहा है। यहाँ पे कोई हैरेसमेंट या क्रुएल्टी की बात नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस वुमेन की मृत्यु हुई है उसके दिमाग में ये बातें है ही नहीं, वो बातें पुरानी हो गई हैं। अगर उसके दिमाग में ये क्रुएल्टी की बातें पुरानी नहीं हुई हैं, अगर उसके बाद मेंटल कंडीशन ड्यू टू द क्रुएल्टी और हैरेसमेंट वो मेंटली ट्रॉमेटाइज है, वो क्रुएल्टी की वजह से वो अभी भी टॉर्मेंटेड पोजीशन में है और उसके बाद उसने सुसाइड किया, देन it can be said that it is soon before her death। there cannot be any straight jacket formula we can make कि हाँ इस पीरियड को हम लोग सुन बिफोर हर डेथ मानेंगे, इस पीरियड को हम सुन बिफोर हर डेथ नहीं मानेंगे। ऐसा कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हम लोग नहीं बना सकते हैं। दिस कैन बी वेरी फ्रॉम केस टू केस। ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू डिस्कस वन मोर केस, प्रेमवती वर्सेस यूपी 1991 सुप्रीम कोर्ट। Section 304B applies not only when the death is caused by husband or in-laws but also when death unnaturally
whoever might have caused it. This section will apply whenever occurrence of death preceded by cruelty or harassment by husband or in-laws for dowry and when death occurs in unnatural circumstances. It may be emphasized that occurrence of death in such circumstances is enough, though death might not have been caused by the husband or in-laws. Thus, the intention behind the section is to fasten death on the husband or in-laws, though they in fact did not cause the death. यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस सेक्शन का मेन मोटो क्या है. मेन जो इंटेंशन है कि जो दहेज की मांग के लिए क्रुएल्टी या हैरेसमेंट जो एक वुमेन के ऊपर किया जाता था, तो उसको हम लोग सोशल इविल को वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल इविल से, इसीलिए इस सेक्शन को बनाया गया. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि खाली हस्बैंड ही हो या हस्बैंड के रिलेटिव कोई हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके ऊपर क्रुएल्टी या हैरेसमेंट करता है किस वजह से, फॉर द डिमांड फॉर डाउरी था, और उसके बाद वो जाके इसी कंडीशन में जाके उसके मेंटली वो ट्रॉमेटाइज्ड है ड्यू टू द क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट एंड शी हैज़ कमिटेड सुसाइड, देन द पर्टिकुलर डेथ विल कम अंडर द arena of section 304B IPC. Okay, in my next session, that is tomorrow, I would discuss the evidences and presumption in evidence act regarding dowry death. Okay, and before I am leaving, I would like to share one thought for this day. Hanging on just 1 second longer than your competitors makes you the winner. Again I am repeating, hanging on just 1 second longer than your competitor makes you the winner. Okay, so this much for today. I hope tomorrow you all be connected with me, and if there is any query, please comment in the comment box particularly, and please, if the videos are helpful for you, like, share and subscribe my videos, my channel, and let's learn law in very interesting way. Thank you so much for today.